वापस स्वागत है। तो यह लेक्चर नंबर 36 है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे जो एक लीनियर अलजेब्रा है, जो लेक्चर की इस श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ शुरू करेंगे और फिर से लीनियर अलजेब्रा में कई अवधारणाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम एक बहुत ही मूल परिचय के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस शुरू करेंगे। तो कवर किया जाएगा सिस्टम का परिचय और भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन और उनके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यह एक व्यापक स्लैश जनरल सिस्टम है जो इक्वेशन के टर्म्स में लिखा गया है। इसलिए यह पहला इक्वेशन है जहाँ हमारे पास यहाँ एक 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 एक्स एक कोएफिशिएंट है और एक्स दो का यह कोएफिशिएंट एक एक दो है और इसी तरह एक और एक्स एन भी एक के इक्वल है। तो यह पहला इक्वेशन है जहाँ ये एक एक है दो और एक एन ये गुणांक हैं, इसलिए वे रियल नंबर और एक्स एक गुणा दो गुणा तीन और एक्स एन वे अज्ञात हैं और राइट हैंड साइड भी एक फिर से कुछ वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा इक्वेशन है जिसे हमने ए से डिनोट किया है। दो एक दो दो और दो एन ये क्रमशः एक्स एक एक्स दो एक्स एन के गुणांक हैं और राइट हैंड साइड बी वन द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास है एम वी इक्वेशंस ए एम वन, इसलिए हमने लिया है एम इक्वेशंस और एन अज्ञात। तो यहाँ हमारे पास ए एम वन ए एम टू ए एम एन है और ये एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स एन के गुणांक हैं और राइट हैंड साइड बी एम है, इसलिए हमारे पास एक दो और इसी तरह एम समीकरण हैं और एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स एन ये अज्ञात हैं। तो मैट्रिक्स रूप में हम इन इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं ए एक्स बी के बराबर है, इसलिए ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स अज्ञात का वेक्टर होगा जिसका अर्थ है कि यह एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स एन और फिर हमारे पास है यह भी राइट हैंड साइड वेक्टर है जो वहां दिया गया है, यह बी एक बी दो बी तीन और बी एन ये इस बी के कॉम्पोनेंट हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम इन कोएफिशिएंट ए एक दो ए एक एन इकट्ठा करेंगे। ये इक्वेशन नंबर एक से कोएफिशिएंट हैं। दूसरी रो में यहाँ इक्वेशन नंबर दो से कोएफिशिएंट हैं और फिर आखिरी रो में एम वी इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं, इसलिए ए एम वन ए एम दो और एम एन। तो यह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और फिर हमारे पास अज्ञात का वेक्टर है जिसका अर्थ है एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स एन और हमारे पास राइट हैंड साइड वेक्टर है बी जिसके कंपोनेंट हैं बी एक बी दो बी तीन और बी एम। इसलिए इक्वेशन की एक सिस्टम कंसिस्टेंट है। यही परिभाषा है कि हम इक्वेशन की सिस्टम का उपयोग करेंगे जो कंसिस्टेंट होगी यदि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट होगी अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए क्योंकि हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि सॉल्यूशन के लिए कई संभावनाएं हैं, एक कि सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा इसका सॉल्यूशन है और यह यूनिक है, तीसरा है इसके सॉल्यूशन हैं और वे संख्या में इनफाइनाइट हैं, इसलिए इनफाइनाइट रूप से कई सॉल्यूशन हैं। इसलिए ये तीन संभावनाएं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसे हम देखेंगे और हम इंटरप्रिटेशन के लिए भी देखेंगे। तो फिर से इस मैट्रिक्स फॉर्म को देखने पर इसलिए इसे समझना आसान है, इसलिए हमारे पास यह मैट्रिक्स ए और यह एक्स है। इसलिए यदि आप इसे ए और इस एक्स को गुणा करते हैं तो हमें एक और वेक्टर मिलेगा जिसका पहला कंपोनेंट इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड होगा। जब हम इस ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट होगा और एक्स इस वेक्टर ए एक्स का दूसरा कंपोनेंट इस दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इसी तरह आगे। और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड वेक्टर है बी जिसका कंपोनेंट यह है बी एक बी दो बी तीन और बी एम। इसलिए प्रत्येक कंपोनेंट की तुलना करने पर हम मूल रूप से प्राप्त करेंगे। हम इन इक्वेशन पर वापस आएंगे, इसलिए यह सिस्टम में लिखेंगे x बराबर b जो कि इक्वेशंस के दिए गए सिस्टम के बराबर है जहां हमारे पास जनरल रूप से m इक्वेशन और n अज्ञात हैं हमने माना है यहाँ और फिर
एक साधारण उदाहरण लें तो हमारे पास यह x प्लस 2y बराबर 4 है, एक इक्वेशन है, और फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है जो दी गई है x माइनस वाई बराबर 1 के। इसलिए इन दो इक्वेशन पर विचार करें क्योंकि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत आसान होगी और फिर हम अवधारणा को सामान्य कर सकते हैं अधिक वेरिएबल के लिए। तो चलिए इस इक्वेशन को नंबर 1 कहते हैं क्योंकि यह एक रेखा है जो रेखाओं का इक्वेशन है, इसलिए हम इसे L1 कह रहे हैं, और यहाँ यह L2 है दूसरी का इक्वेशन जो x माइनस वाई इक्वल 1 द्वारा दी गई है। इसलिए इस मामले में जब हम केवल दो वेरिएबल x और y पर विचार कर रहे हैं तो ये इक्वेशन सिस्टम के इक्वेशन हैं, कुछ और नहीं बल्कि रेखाओं का इक्वेशन है। इसलिए हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए यह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जहां हम पहला इक्वेशन से कोएफिशिएंट एकत्र करेंगे जो कि 1 है और 2 वहां, और दूसरा इक्वेशन में हमारे पास कोएफिशिएंट 1 और माइनस 1 है। राइट हैंड साइड वेक्टर 4 और 1 है जो यहां लिखा गया है, और फिर वेक्टर ऑफ अननोन जो कि एक्स वाई है। तो हम इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को लिख सकते हैं मैट्रिक्स वेक्टर के फॉर्म में। और अब हम इन इक्वेशन की जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और मूल रूप से सॉल्यूशन को खोजते हैं। तो यहाँ यह पहला इक्वेशन है x प्लस वाई 4 के इक्वल, इसलिए यदि हम यहाँ देखें तो हम इसे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए जब x 0 है तो y 2 है, तो यह है वास्तव में पॉइंट 2 0, और तब हमारे पास है जब y 0 है तो x 4 है, तो यह है पॉइंट 4 और 0। तो यह इक्वेशन नंबर 1 है, और फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और साथ ही यह x माइनस वाई 1 के इक्वल है जो इसके द्वारा दिया जाता है लाल रेखा। तो यहाँ जब x 0 है y माइनस 1 है, इसलिए यह पॉइंट माइनस 1 0 है। और फिर उदाहरण के लिए हमारे पास एक और पॉइंट हो सकता है जब y 0 है x 1 है, तो यह पॉइंट 1 0 है, और फिर हम यह रेखा खींच सकते हैं x माइनस वाई इक्वल 1 द्वारा दिया गया है। अब सवाल यह है कि जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं कि वे यहाँ किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, आइए हम इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को कंप्यूट करें। तो अगर हम जोड़ते हैं, यदि हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन संख्या 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें मिलेंगे 3y 3 के इक्वल जो हमें देता है y 1 के इक्वल। तो y के कोऑर्डिनेट और फिर हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए x 1 प्लस y के इक्वल है जिसका अर्थ है 2। तो यहाँ ये दो रेखाएं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ 2 और 1 हैं, तो हम यहाँ 2 और 1 लिख सकते हैं। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब एक पॉइंट एक्स वाई है जो दोनों इक्वेशंस को संतुष्ट करता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से यह पॉइंट यहाँ लाल रेखा पर स्थित है और यह पॉइंट भी नीली रेखा पर स्थित है। तो स्वाभाविक रूप से यह पॉइंट जहाँ x 2 है और y 1 है दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसे दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए क्योंकि यह दोनों रेखाओं पर स्थित है। और हम यहाँ और क्या देखते हैं, तो सॉल्यूशन यह है कि x इक्वल 2 है और y सिस्टम में से 1 के इक्वल है। और दूसरी बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह एकमात्र पॉइंट है। यह एकमात्र पॉइंट है जहाँ ये दो रेखाएं इंटरसेक्ट हैं, या यह दोनों रेखाओं पर एकमात्र कॉमन पॉइंट है। तो यह अब सॉल्यूशन बन गया है। तो ठीक इस मामले में हमें क्या मिला? हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला क्योंकि ये दो पंक्तियां बिल्कुल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं ताकि कोई अन्य पॉसिबिलिटी ना हो सॉल्यूशन निकालने के लिए इस दी गई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, तथा इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस। इसलिए इस विशेष स्थिति में जब हमने इन दो सरल इक्वेशन पर विचार किया है, हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ एक और केस को कंसिडर करें, दूसरे केस को नहीं, हम सिर्फ एक और इंटरप्रिटेशन की तलाश करेंगे, वही इक्वेशन वेक्टर के टर्म्स में। इसलिए हमने देखा है कि हमारे पास ये दो इक्वेशन थे जिन्हें हमने लिखा भी है इस मैट्रिक्स के रूप में।
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस x प्लस 2y और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई को कंसिडर करता हूँ तो हम इस सिस्टम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहला वेक्टर की तरह मैं इसमें से x और यहाँ से भी x लूँगा और दूसरे इक्वेशन में शेष y टर्म तो 2y और फिर माइनस y यहाँ और फिर राइट हैंड साइड 4 और 1 है, या हम इसे x के रूप में लिख सकते हैं और वेक्टर 1 प्लस यह y और यह वेक्टर 2 माइनस 1 इस वेक्टर 4 और 1 के इक्वल है। तो हमने इक्वेशन की दी गई सिस्टम को इस रूप में लिखा है जहां हम वेक्टर देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यहां वेक्टर फिर से राइट हैंड साइड स्केलर का अर्थ है यह संख्या x है। तो अब यह बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। क्या इसे मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है या हम इस वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहां x को इस वेक्टर से गुणा किया जाता है, 1 1 y को इस वेक्टर से 2 माइनस 1 4 1 के इक्वल होता है। तो यह एक और तरीका है इस प्रोडक्ट को यहाँ देखने के लिए, क्योंकि इस मामले में हमारे पास मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट था, तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इस x को इस पहले कॉलम से गुणा किया जाता है, y को इस दूसरे कॉलम से गुणा किया जाता है। एक तरह से हम इस मैट्रिक्स का गुणन भी करते हैं और वेक्टर राइट हैंड साइड हमारे पास यह वेक्टर 4 और 1 है। तो अब हम देखेंगे यह इस वेक्टर का पहलू जिसे हम जोड़ रहे हैं। यह वेक्टर यहाँ 1 है किसी मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ, कुछ के साथ एक और वेक्टर यहाँ गुणा किया गया और इससे हमें यह 4 और 1 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या इन दो वेक्टरों का संयोजन संभव है। इनमें से इस x और y के साथ हम इसे 4 और 1 प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम इस वेक्टर को यहाँ एक और x की दिशा में प्लॉट करेंगे। यहाँ एक कोई भी दिशा में है y के फिर से 1 है, तो यह एक वेक्टर है जो इसके द्वारा दिया गया है 1 1 के। और अब हमारे पास एक और वेक्टर है यह 2 1, तो x एक्सिस पर अंत तक तो 1, तो हमारे पास यहाँ एक और वेक्टर है यह 2 1, और तीसरा वेक्टर जो इस इक्वेशन में यहाँ देखा गया है वह 4 1 है। तो चलिए उस 2 को यहाँ प्लॉट करते हैं ताकि वह होगा 4 1। तो हमारे पास ये 4 वेक्टर हैं तथा 3 वेक्टर तो 1 है 1 1 फिर 2 माइनस 1 और फिर हमारे पास यह 4 1 है। अब हम इस पॉसिबिलिटी की तलाश करेंगे कि क्या इस वेक्टर तीसरा वेक्टर यह 4 और 1 प्राप्त करने के लिए इन दो वेक्टरों का एक संयोजन संभव है। और इस विशेष मामले में यह देखना बहुत आसान है कि अगर हम इस लाल वेक्टर को यहाँ 1 में जोड़ते हैं इस नीले वेक्टर के 2 टाइम्स, तो इस नीले वेक्टर के 2 गुना हम यहाँ ठीक वही पॉइंट प्राप्त करेंगे या वह वेक्टर 4 और 1 प्राप्त करेंगे। तो यदि हम ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि हम इसमें जोड़ रहे हैं 2 1 वेक्टर 1 1 वेक्टर के 2 टाइम्स, तो यह लेंथ अब दोगुनी हो गई है इस वेक्टर के 2 टाइम्स का मतलब है कि दिशा समान होगी और फिर लंबाई दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास यह 2 टाइम्स 1 1 है और फिर हम वास्तव में यह वेक्टर प्राप्त कर रहे थे जो 4 और 1 था। तो हम यहाँ वेक्टर के टर्म्स में क्या देखते हैं कि एक टाइम इस 1 1 का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इस 1 1 का और इस 2 माइनस 1 का एक टाइम ठीक राइट हैंड साइड वेक्टर देगा। और हम और क्या देखते हैं कि इस वेक्टर के 4 और 1 होने की यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं उदाहरण के लिए यदि हम इस लाल वेक्टर को कुछ मल्टीप्लिकेशन से विचलित करते हैं तो हम इसमें कहीं और फिर होंगे और हम जिस भी रास्ते से जाते हैं हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए यह यूनिक रिप्रेजेंटेशन है इन दो वेक्टरों में से यह 4 एक वेक्टर प्राप्त करने के लिए, और यही वह यूनिक सॉल्यूशन का मामला है जिसे हमने देखा है उन इक्वेशन की एक और इंटरप्रिटेशन में।
तो अब एक और उदाहरण पर आते हैं। अब हमारे पास x माइनस वाई 1 के बराबर है और दूसरा इक्वेशन जिसे हम माइनस एक्स प्लस वाई 2 के इक्वल मान रहे हैं। तो यह इक्वेशन नंबर 1 है और फिर हमारे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है। इसलिए यदि हम अब इन दो इक्वेशन को पहले की तरह प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यह पहला इक्वेशन है जहाँ x 0 है और फिर y माइनस 1 है, तो यह यहाँ पॉइंट है माइनस 1 और x 0 पर, और दूसरी रेखा माइनस एक्स प्लस 2 के इक्वल है। तो इस मामले में जब x 0 है, यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं y के पॉइंट को 2 के रूप में, तो यह पॉइंट है यहाँ। और फिर हम इसे आकर्षित कर सकते हैं वह रेखा जिसके साथ एक स्लोप है और इस रेखा में भी एक स्लोप है। इसलिए मूल रूप से अब हम क्या महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन का स्लोप 1 है और यह इक्वेशन भी स्लोप 1 है, इसलिए दोनों इक्वेशन मूल रूप से हैं एक दूसरे के पैरेलल। इसलिए अगर हम सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इस स्थिति में यह एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि रेखाओं पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कहाँ हम कह सकते हैं कि हम इस पॉइंट पर दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को संतुष्ट करेंगे क्योंकि वे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वे पैरेलल रेखाएं हैं। और इस मामले में हमारे पास अब इस इक्वेशन की सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए इस बहुत ही सरल उदाहरण की मदद से ज्यामितीय तरह से यह कहा जाता है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन के टर्म्स में यदि हम सीधे देखना चाहते हैं, क्योंकि पहला इक्वेशन x माइनस वाई 1 के इक्वल है और अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को माइनस 1 से, हमें x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 मिलेगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन x माइनस वाई 1 के इक्वल है और x माइनस वाई 2 के इक्वल है। इसलिए यह संभव नहीं है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम बता रहे हैं कि x माइनस 1 x और माइनस का अंतर x और y 1 होंगे 1, जबकि दूसरे इक्वेशन में हम बता रहे हैं कि x y का अंतर माइनस 2 होगा। इसलिए संभव नहीं है एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करना जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी यही कहती है कि ये दो रेखाएं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इसलिए हमारे पास दी गई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए ये रेखाएं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और यह स्थिति है नो सॉल्यूशन की। तो अब अगले पर आ रहे हैं इंटरप्रिटेशन, जो हम वेक्टर इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ताकि हम इन इक्वेशन को फिर से लिख सकें। ये हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में इस रूप में हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस 1 और y मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 और यह 1 राइट हैंड साइड वेक्टर 1 और 2 है। तो पिछले मामले के समान ही आए हम इस वेक्टर को यहाँ एक माइनस 1 बनाते हैं, इसलिए यह वेक्टर एक माइनस 1 है और फिर दूसरा वेक्टर यहाँ हमारे पास है माइनस 1 और 1, तो ये दो वेक्टर और तीसरा वेक्टर 1 और 2 है, इसलिए तीसरा वेक्टर यह 1 है और 2, यह तीसरा वेक्टर 1 और 2। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या हम जोड़ सकते हैं इस वेक्टर माइनस 1 और 1 y में किसी संख्या को गुणा करके हम गुणा कर सकते हैं इस वेक्टर 1 और 1 माइनस 1 में कोई संख्या को। प्रश्न यह है कि क्या हम इन दोनों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं इस वेक्टर 1 और 2 को पाने के लिए, और जो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो हम कुछ भी पा सकते हैं इसके पैरेलल में, लेकिन हम ये दो वेक्टर प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यहाँ 1 और 2 जो के पैरेलल नहीं है। ये दो वेक्टर इन दो वेक्टरों के किसी भी संयोजन से निश्चित रूप से वेक्टर देते हैं, या हम आमतौर पर इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं और बाद में हम इस तरह के और देखेंगे।
या इसकी एक बेहतर परिभाषा तो यहाँ इन दो वेक्टरों का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हमें नहीं देगा। वेक्टर 2 में एक और इसलिए यह नो सॉल्यूशन का केस है। इसलिए इस कॉलम 1 और इस कॉलम 2 के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा इस वेक्टर 1 और 2 को उत्पन्न करना संभव नहीं है और इसलिए यह नो सॉल्यूशन है। तो अगले पर आ रहे हैं और यहाँ अंतिम मामला है जहाँ हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं इस तरह x माइनस वाई 2 के बराबर और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस 2। तो यह अब हमारा सिस्टम है। और फिर से अगर हम इस जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तलाश करते हैं तो हमें इन दो पंक्तियों को प्लॉट करने की आवश्यकता होती है ताकि पहला x माइनस वाई 2 के इक्वल हो जो कि है इस नीली रेखा द्वारा दिया गया है। यहाँ x माइनस वाई 2 के इक्वल है और अब यदि हम इसे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस 2 को बनाते हैं फिर से हमें वही रेखा मिलती है क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि यहाँ वही इक्वेशन है। यदि आप माइनस 1 से दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई करते हैं आपको वही इक्वेशन मिलेगा। इसलिए मूल रूप से ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं हैं, यह वही इक्वेशन है। हमारे पास केवल एक इक्वेशन है और इसलिए हमें रेखा मिलती है। लाल रेखा यहाँ नीली रेखा के ऊपर है इसलिए वे समान हैं, ये दोनों एक ही रेखा हैं। और अब स्वाभाविक रूप से हम इस रेखा पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, मेरा मतलब है कि वे एक ही रेखा हैं, इसलिए हम यहाँ रेखा पर एक पॉइंट ले सकते हैं और यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। यहाँ हमारे पास असीमित संभावनाएं हैं दिए गए इक्वेशन सिस्टम के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जब ये दो इक्वेशन दिए गए थे तो यह देखना आसान था कि ये दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन हैं। लेकिन जब हमारे पास अधिक इक्वेशन होते हैं और यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम यह पहचान सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन दूसरों का संयोजन है, उदाहरण के लिए, तो उसे हम बाद में करेंगे। उन सभी मामलों को थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी के लिए यह बहुत ही सरल केस हम इसे ज्यामितीय रूप से भी देख सकते हैं कि अब इस मामले में रेखा पर कोई भी पॉइंट दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इसलिए अब यह मामला है इस इनफाइनाइटली का कई सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। इसलिए हमने तीन संभावनाएं देखी हैं सॉल्यूशन की। एक मामले में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ हमारे पास इनफाइनाइटली हैं कई सॉल्यूशन। तो आइए इस मामले के लिए वेक्टर इंटरप्रिटेशन की तलाश करें ताकि हमारे पास ये दो समीकरण हों और अब हम लिख सकते हैं वेक्टर के टर्म्स में। इसलिए हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस 1 है। फिर से ये कोएफिशिएंट्स जब y को माइनस 1 और एक दूसरे वेक्टर से गुणा किया जाता है और फिर राइट हैंड साइड वेक्टर हमारे पास 2 और माइनस 2 होता है। तो अब अगर हम इन वेक्टरों को यहाँ 1 माइनस 1 प्लॉट करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस 1 है और दूसरा माइनस 2 और माइनस 2। इसलिए हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं, 1 माइनस 1 और फिर हमारे पास यह 1 माइनस 1 और दूसरा वेक्टर है। यहाँ हमारे पास यह 2 और माइनस 2 हैं, इसलिए यह बहुत अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह वेक्टर 2 माइनस 1 हम प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से किसी एक वेक्टर या लीनियर कॉम्बिनेशन से हम गुणा कर सकते हैं। इस सदिश को 2 और 0 से 1 प्राप्त करने के लिए इन दो वेक्टरों के इस लीनियर कॉम्बिनेशन के होने की असीम रूप से कई संभावनाएं हैं क्योंकि यह पैरेलल है दिए गए वेक्टर और उनकी अब असीम रूप से कई संभावनाएं हैं इस वेक्टर 2 और माइनस 2 प्राप्त करने के लिए इन दो वेक्टरों के संयोजन के लिए। इसलिए वेक्टर इंटरप्रिटेशन से भी हम देख सकते हैं कि ऐसे मामलों में कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं। इसलिए और अब इस कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि हमने जो देखा है, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए तीन मामलों को देखा है जो कि सिस्टम के लिए हो सकता है कि सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और यह मामला इन दो इक्वेशन के संदर्भ में था जिन पर हमने विचार किया है या दो अज्ञात के साथ कि दो रेखाएं हैं और वे ठीक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इसे हम यूनिक सॉल्यूशन का मामला कहते हैं जिसे हम तब भी समझ सकते हैं जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हों
तो इस मामले में हमारे पास एक रेखा के बजाय हमारे पास एक प्लेन होगा, इसलिए वे अब तीन प्लेन हैं और वे ठीक एक ही बिंदु पर तीनों प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं, और यही वह सॉल्यूशन है जो यूनिक सॉल्यूशन है उस सिस्टम का। और फिर हमने यह भी देखा है कि यदि रेखाएं पैरेलल हैं, उदाहरण के लिए कि वे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और वही बात हम तीन वेरिएबल के मामले में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेन हैं। इसलिए यहाँ हमने दूसरी स्थिति में देखा है कि रेखाएं पैरेलल हैं और इसलिए हमारे पास दिए गए सिस्टम का कोई हल नहीं है, जबकि तीसरे मामले में हमने देखा है कि दोनों रेखाएं मूल रूप से समान थी और फिर रेखा पर कोई पॉइंट इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन था। इसलिए हमने यूनिक सॉल्यूशन के मामले को देखा है, हमने इनफाइनाइटली कई सॉल्यूशन का मामला देखा है और हमने देखा है कोई सॉल्यूशन नहीं होने की स्थिति, और ये सभी संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। जब हम n अज्ञात के साथ m इक्वेशन के एक बड़े सिस्टम पर विचार करते हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ एक बहुत ही सरल उदाहरण की मदद से जहाँ हमने केवल दो अननोन पर विचार किया है, तो अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन पता करने के लिए सॉल्यूशन तकनीक खोजने के बारे में बात करेंगे, जब हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है, न केवल 2x2, जिसके द्वारा हमने यहाँ ज्यामितीय के लिए विचार किया है और वेक्टर इंटरप्रेटेशन। तो ये वे संदर्भ हैं जिनका हमने उपयोग किया है इन लेक्चर को तैयार करने के लिए, और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।